हेलो स्टूडेंट्स, एसडीटीटी कॉलेज की ज्योग्राफी क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। ह्यूमन ज्योग्राफी पेपर सेकंड। पिछली क्लास में हमने मानव भूगोल के परिभाषा और प्रकृति के बारे में बात की थी। मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में मैंने आपको बताया था कि मानव भूगोल की प्रकृति अपने उद्भव से लेकर और वर्तमान तक जो है निरंतर परिवर्तनशील रही है और निरंतर विकास कर रही है। क्योंकि अगर मानव के उद्भव समय की बात की जाए तो उसकी आर्थिक क्रियाएं केवल क्या थी? जीविकोपार्जन। और जीविकोपार्जन भी वो कैसे करता था? आखेट करके। सबसे पहले उसने आखेट करना सीखा और कच्चा मांस खाता था। मछली पकड़ना सीखा। उसके बाद उसने फिर अग्नि का आविष्कार हुआ तो उसने मांस को भून कर खाया। बीजों का उसको ज्ञान हुआ तो उसने विभिन्न प्रकार की फसलें उगाना शुरू किया, स्थायी रूप से निवास बनाए। इस तरह से मानव बस्तियों का उद्भव हुआ। छोटी छोटी बस्तियां, बड़ी बस्तियां, पुरापल्ली, नगर, महानगर, और वर्तमान में आप सारे दृश्यों को देख रहे हैं। तो इस तरह से जो है, इसी तरह से आर्थिक क्रियाएं और इसी तरह से सामाजिक क्रियाएं जो है मनुष्य की निरंतर परिवर्तनशील रही है। यानी ये जो पूरी विकास की यात्रा है ये निरंतर परिवर्तनशील है और प्रगतिशील है। यही मानव भूगोल की क्या है? प्रकृति। आज अध्ययन क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र का मतलब ये है कि मानव भूगोल के अंतर्गत किन अध्ययन सामग्री का या किन बिंदुओं का अध्ययन किया जाए या मानव भूगोल में की विषय वस्तु क्या हो, सिंपल शब्दों में। तो इसके लिए यहां मैंने लिखा है पृथ्वी पर सबसे विकसित क्रियाशील प्राणी कौन है? मानव। सबसे विकसित इसलिए क्योंकि जितने अधिक परिवर्तन या जितने बड़े स्तर के परिवर्तन मानव ने किए शायद अन्य किसी जीव जंतु ने इस पृथ्वी पर नहीं किए हैं। इसलिए मनुष्य को सबसे विकसित प्राणी की संज्ञा दी गई है। और वो भी कैसा है? क्रियाशील, निरंतर क्रियाशील रहता है। हम कुछ नहीं कर रहे, मान लो हम सो रहे हैं, तब भी हम क्या कर रहे हैं? श्वसन क्रिया कर रहे हैं। जब श्वसन क्रिया कर रहे हैं तो हमारे श्वास द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच रहा है और ऑक्सीजन को निरंतर हम क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। उससे वातावरण क्या हो रहा है? प्रभावित। हमारे अंदर जो जैविक चक्र चल रहा है वो निरंतर जो है क्रियाशील है। इसलिए मानव कैसा है? क्रियाशील है। और जब हम कार्य करते हैं तब कार्यशीलता दिखती है। तो मनुष्य क्या है? निरंतर क्रियाशील होता है। तो विकसित और क्रियाशील। मनुष्य विकसित इसलिए कि मनुष्य अन्य जीवों की तरह ही एक प्राणी है। आप जानते हैं कि मानव का अध्ययन भी जीव विज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो मैमल्स में किया जाता है, यानी स्तनपायी जंतु के अंतर्गत किया जाता है। वे जंतु जिनमें माएँ अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं। मनुष्य उसी श्रेणी का जंतु है। बस अंतर इतना सा है कि हमारे अंदर जो ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, वो अन्य जीव जंतुओं की अपेक्षा अधिक विकसित हो गया है। वैसे हम भी क्या हैं? जंतु ही हैं। जीव विज्ञान की भाषा में अगर समझेंगे तो ये जो क्रियाशील प्राणी है मानव, किंतु मानव के क्रियाकलापों को भौगोलिक शक्तियां क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं, हमेशा प्रभावित करती हैं। आपने देखा होगा, अब आप कहेंगे कैसे? आपने किसी को पहाड़ जोतते हुए देखा है क्या? देखा होगा। कई जगह क्या है? पहाड़ों पर सीढ़ीदार जो है खेत बनाकर कृषि होती है, लेकिन बहुत कम तादाद में। जबकि मैदानी क्षेत्रों में आप देखेंगे दूर दूर तक आपको कृषि भूमि दिखेगी, गार्डनिंग होती
दिखेगी। टुंड्रा प्रदेश की बात करें, वहां जनसंख्या का संकेंद्रण बेहद विरल पाया जाता है, बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि वहां पर क्या है, प्राकृतिक वातावरण प्रतिकूल है। अंटार्कटिका की अगर हम बात करने लगते हैं तो वहां पर क्या है, बिल्कुल प्रतिकूल है, तो वहां मनुष्य बेहद कम है, रहते तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो प्रकृति की जो शक्तियां हैं, भौगोलिक शक्तियां जो हैं, चाहे उसमें हम भौगोलिक शक्तियों की बात करें, चाहे जलवायु हो, चाहे स्थलाकृति हो, जलवायु में सभी जानते हैं सभी प्रकार की जलवायु। तो पहला जलवायु, दूसरा जो है स्थलाकृति, स्थलाकृति का मतलब है पर्वत पठार मैदान से, तीसरा है मिट्टी, जो मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है वो ज्यादा भरण पोषण की क्षमता रखती है, और जो मिट्टी अनुपजाऊ होती है या अविकसित प्रकार की होती है वो कम उपजाऊ क्षमता रखती है, तो लोग वहाँ कम रहते हैं, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में। और विकसित प्रकार की मिट्टियाँ कहाँ मिलती हैं, उपजाऊ मिट्टियाँ नदियों के मैदान में, तो नदी मैदान ज्यादा सघन बसे हुए हैं और मरुस्थल विरल बसे हुए हैं। तो इस तरह से मानव की क्रियाकलापों को भौगोलिक शक्तियां, अब भौगोलिक शक्तियों में सारी शक्तियां आ जाएंगी, जलवायु भी आ जाएगी, प्राकृतिक वनस्पति भी आ जाएगी, स्थलाकृति भी आ जाएगी, ये सारी चीजें उसमें आ जाएगी। नीचे इनके बारे में बात करेंगे। ये हमेशा प्रभावित करती हैं अपने लाभ व कल्याण के लिए। मानव प्राकृतिक वातावरण में क्या करता है, परिवर्तन करता है। अब परिवर्तन कैसे करता है, मनुष्य ने जो भूमि खेती के लिए उपयोग में ली है, लैंड यूज के अंतर्गत, या जहां पर मकान बनाए हैं, उस भूमि पर अगर हजारों साल पहले जाकर देखें तो या तो वहां वृक्ष खड़े थे यानी वन थे, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, अपने कल्याण के लिए उनको काटा और काटकर उस भूमि को साफ करके उसे क्या है, खेतों में परिवर्तित कर दिया। सिंपल अर्थों में आपको बताऊं, या उसने मानव बस्तियां उस पर बसानी। तो इस तरह से प्राकृतिक वातावरण में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। यहाँ एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि पहले जब वन बहुत अधिक थे, उस समय में जंगली जीवों की संख्या भी इस पृथ्वी पर बहुत थी, लेकिन मनुष्य ने जंगली जीव जैसे शेर, चीता, जिनसे उसको भय था, उनकी संख्या उसने क्या की, घटाई, उनको मार। और जिनसे उसकी कोई आवश्यकता पूरी होती थी, जैसे घोड़े गधे माल ढोने के काम में आते थे, ऊंट, गाय भैंस जिनसे दूध मिलता है, बकरी, तो जो उसके उपयोगी थे उनकी संख्या में उसने वृद्धि की। कैसे, संरक्षण करके, जिसे हम पशुपालन के नाम से जानते हैं। और जो उसके लिए नुकसानदायक थे या उसके लिए हार्मफुल थे, उनको मारकर उनकी संख्या उसने क्या कर दी, निरंतर घटा दी। तो इस तरह से अपने कल्याण के लिए प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करके सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण किया है। अब सांस्कृतिक वातावरण के बारे में उस दिन मैंने आपको बात बिल्कुल स्पष्ट की थी कि सांस्कृतिक वातावरण का अर्थ होता है, पहले संस्कृति का अर्थ समझे, आर्थिक और सामाजिक। मनुष्य की जो आर्थिक और सामाजिक क्रियाएं हैं वो सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आती हैं। आर्थिक क्रिया मतलब अर्थ अर्जन करने से, यानी वो कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए क्या क्या, या अपना उदर पोषण करने के लिए क्या क्या कार्य करता है, और सामाजिक कार्य उसके दूसरे। जैसे अगर विवाह कर रहा है तो विवाह पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा है, विवाह किस लिए किया जाता है, वो एक धार्मिक कार्य है। किसके लिए, अपनी वंशावली को आगे ले जाने के लिए। तो इस तरह से सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव की स्थिति कैसी होती है, केंद्रीय होती है, यानी प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण के बीच में कौन होता है, मनुष्य। वही उनका उपयोग करता होता है और वही उनका निर्माण भी करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा। जिसके एक और प्राकृतिक वातावरण होता है जबकि दूसरी ओर सांस्कृतिक वातावरण होता है। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। हम एक डायग्राम यहां पर बनाएं। ये मानव है, ये प्राकृतिक वातावरण है,
और ये सांस्कृतिक वातावरण। इस वातावरण का निर्माण मनुष्य ने स्वयं ने किया है, लेकिन ये काय का उपयोग करके, प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके। अब इसको जरा मैं रिलेशन इसका समझाता हूं आपको। मनुष्य की स्थिति कैसी हो गई? केंद्रीय हो गई। कैसी हो गई? मानव की स्थिति केंद्रीय हो गई। ये प्राकृतिक वातावरण का भी उपयोग भी करता है, निर्माण भी करता है। मान लो कोई महल बनाया, उसमें उसने क्या लगा दिया? बगीचा लगा दिया, या पशुओं को पाल लिया, या उसने एक जू बनाया, उसमें जंगली पशुओं को लाकर उसमें पाल दिया, वहां पर उनकी संख्या की वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से मनुष्य जो है प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण के बीच में क्या है? केंद्रीय स्थिति रखता है। यानी ये प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण का उपयोगकर्ता भी होता है और इन दोनों का निर्माणकर्ता भी होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, दो शब्दों में अगर इसको जानेंगे हम। अब अतः मानव भूगोल के कार्यक्षेत्र या विषय क्षेत्र एक ही बात है, या अध्ययन क्षेत्र के मुख्य रूप से कितने पहलू हैं? 3। पहला पहलू है जड़ तत्व। कौन सा तत्व? जड़ तत्व। अब जड़ तत्व के बारे में समझ लें, और दूसरा है चेतन तत्व। प्राकृतिक वातावरण पहला जो तत्व है उसके अंतर्गत, प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत जड़ तत्व। अब प्राकृतिक वातावरण दो तरह का हो गया, एक तो हो गया जड़ तत्व और दूसरा चेतन तत्व। जड़ तत्व वह है जिसमें प्राण नहीं है, यानी जिसमें श्वसन क्रिया नहीं होती है, जिनमें पाचन तंत्र नहीं होता है और जो अपनी संख्या को नहीं बढ़ा सकते हैं। और चेतन तत्व वह है जिसमें श्वसन तंत्र पाया जाता है, जिसमें पाचन तंत्र पाया जाता है, जिसमें प्रजनन तंत्र पाया जाता है। यानी ये कैसे है? सजीव। ये अपने जैसों को और उत्पन्न कर सकते हैं, जड़ तत्व नहीं कर सकते हैं। अब जड़ तत्वों की पहले बात कर लेते हैं। स्थलाकृति या स्थलाकृतियां, तो इसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, ये सभी आते हैं। ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है। दूसरा है जलराशियां। जलराशियों में सबसे पहले महासागर, सागर, नदियां, झीलें, तालाब सभी इसके अंतर्गत आएंगे। जलवायु, सभी प्रकार की जलवायु, चाहे वो शीतोष्ण हो या उष्णार्द्र हो। मिट्टियां, चाहे वो विकसित हो, अविकसित हो, दोमट हो, काली हो, चीका हो, लोयस हो, जलोढ़ हो, किसी प्रकार की मिट्टी। खनिज संसाधन, चाहे वो धात्विक खनिज हो या अधात्विक खनिज, ये सभी कैसे जड़ हैं। जमीन जितनी है बढ़ नहीं सकती, उतनी ही रहेगी। आपके पिताजी के पास अगर 10 बीघे जमीन थी और आप 3 भाई हैं, तो कितने बीघे रह जाएगी? आप कितने हो जाएगी आपके पास? कितनी हो जानी चाहिए भाई? 3.25 बीघे। तो जलवायु है, जलवायु हमेशा एक क्षेत्र की वही रहती है, परिवर्तित नहीं होती। मौसम परिवर्तित होता है। मिट्टियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, एक बहुत लंबी समयावधि में मिट्टी क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। और खनिज संपदा जो है वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है, जितना हम उत्खनन करेंगे उतनी वो कम होती चली जाएगी। अब चेतन तत्वों की बात करें तो ये जो है सजीव होते हैं, यानी इनमें श्वसन तंत्र होता है, पाचन तंत्र होता है, प्रजनन तंत्र होता है, और ये अपने जैसे को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। तो इनमें प्राकृतिक वातावरण की जैविक शक्तियां, जिनमें प्राकृतिक वनस्पति और पशु पक्षी। अब ये जो दो शब्द हैं जैविक शक्तियों में, यानी ये सभी क्या है? सजीव, जिनमें जैविक क्रियाएं होती हैं। अब इसके अंतर्गत एक कोशिकीय जीव नहीं, कई हजार माइक्रोन छोटा